हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या करियर स्कोप्स है फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के पास जो कि अभी अभी जस्ट कॉलेज में इंटर किए, और क्या डिफरेंट करियर स्कोप्स हैं उनके पास। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है, तो इसीलिए इस वीडियो को पेशेंटली देखें। और अगर इसे ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो करियर स्कोप्स है वो मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहला कैटेगरी हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, फिर आता है जॉब रोल्स या फिर कंसल्टिंग रोल्स हो गए, फिर जो आपको ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से मिलते हैं, जैसे एमएनसी कुछ हम पे एमएनसीज कंपनीज़ हैं, ठीक। तो और थर्ड कैटेगरी के लोग हो गए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप्स में जाते हैं। फोर्थ कैटेगरी के लोग हो गए जो कि सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी बातें बोलूँगा वो टियर 2 और 3 कॉलेजेस के लिए बोलूँगा, और टियर 2-3 कॉलेजेस के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। और अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये 70 to 80% लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जो भी टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में जाते हैं। और जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स हो गए गेट ईएससी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टेट पीएससी, एमबीए एग्ज़ाम्स हो गए जैसे कि कैट जेट स्नैप आईआईएफटी, एसएससी सीजीएल, बैंक जॉब्स आरबीआई नाबार्ड। तो ये सब कुछ जनरल कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब्स हैं और बहुत ही वेल रेप्यूटेड जॉब्स हैं। फिर एसएससी जूनियर इंजीनियर, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, रेलवे जूनियर इंजीनियर हो गया ये, और एसएससी जूनियर इंजीनियर। तो ये सब भी कुछ पोस्ट है। फिर ऐसे सीडीएस हो गया, एफकैट। तो किसी को आर्म्ड फोर्सेस में जाने का इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है सीडीएस, और एफकैट के थ्रू वो ग्रेजुएट होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेजरली देखोगे तो 4 कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हैं। एक तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो गए जो गेट ईएससी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर और एसएससी जेई हो गया। फिर सेकंड कैटेगरी के एग्ज़ाम्स है जो जनरल कैटेगरी है, जो एसएससी सीजीएल बैंक जॉब्स, एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए। तो ये सब में क्या होता है कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विसेज हो गया। किसी को अपने स्टेट में ही रहना है तो उसके लिए जो स्टेट पीएससी है ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है। तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं और ब्रांच वाइज भी वैरी करता है। जैसे कि सिविल ब्रांच को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत निकलती है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स निकलती हैं जो अदर ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो ये सबसे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा सिविल में वैकेंसीज निकलती है। जो जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट हो गया, या फिर एसएससी जेई हो गया, ये सब में सिविल की काफ़ी वैकेंसीज निकलती है। ऑल्दो जो अदर मेजर ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब के लिए उतनी वैकेंसीज नहीं निकलती है। तो ईएससी की ही बात कर ले तो इसमें मुश्किल से अब 15 से 20 वैकेंसीज निकल रही हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वही 150-200 लगभग वैकेंसीज सिविल के लिए निकल रही है। वहीं गेट की अगर बात करें तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है गेट में, और इसके थ्रू तो जो एमटेक एडमिशन्स होते हैं आईआईटीज़ में वो भी गेट के थ्रू होता है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में पीएसयू वैकेंसीज़ काफ़ी निकलती है, ऑल्दो जो सिविल में थोड़ी कम वैकेंसीज निकलती है थ्रू गेट। ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर करेंगे, सपोज 70% लोग। फिर सेकंड कैटेगरी आता है आईटी जॉब रोल्स या फिर कंसल्टिंग रोल्स हो गया। तो ये कुछ कंपनीज़ ऑन कैंपस आती है, टियर 2 कॉलेजेस में कुछ बड़ी कंपनीज आती है ऑन कैंपस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, आईबीएम, ओरेकल। तो ये सब कुछ टॉप वेल रेप्यूटेड एमएनसीज हैं। फिर केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, जेपी मॉर्गन, ये सब कंसल्टिंग रोल्स लेकर के आती हैं। तो कंसल्टिंग कंपनीज़ का क्या काम होता है कि इन्हें
जो अपने थर्ड पार्टी कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी क्लाइंट है, तो उसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ये सब टास्क जो है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, वो सब भी ये सारी कंपनीज देखती है। फिर आता है क्वालकॉम और इंटेल, तो ये दोनों काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ये ड्रीम कंपनीज़ होता है। और माइक्रोचिप इंडस्ट्री में ये दो बहुत ही बड़े नाम हैं, क्वालकॉम और इंटेल। और फिर किसी को रोबोटिक्स में जाना है तो उसके लिए एनवीडिया वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ है, ठीक। और अगर तुम टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ भी इन सब कंपनीज़ में निकलती हैं, बट ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। तो कुछ स्किल वगैरह तुम डेवलप कर सकते हो, जैसे कि पाइथन सीख के ये सारी जो स्किल्स है इसे डेवलप किसी एक स्किल को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो डेटा साइंस में स्किल्स डेवलप कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये सारी जो स्कोप्स हैं बहुत ही अभी ट्रेंडिंग चल रही हैं। और किसी एक फील्ड में तुम चाहो तो अपना करियर प्रोग्रेस कर सकते हो। और फिर तुम्हें उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो भी अपना तैयार करना होगा कि तुम ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओ। और थर्ड कैटेगरी हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के कुछ लोग होते हैं, मुश्किल से 3-4% लोग जो इस कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि इसमें हाई रिस्क होता है बट हाई रिवार्ड भी होता है। तो अगर किसी को मन है कि वो इनोवेटिव करना चाहता है या फिर लीडरशिप रोल्स में जाना चाहता है, अपना पूरा एक कंपनी खड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टअप्स हो गया, उसे जाना है एंटरप्रेन्योरशिप्स में बेसिकली। तो किसी भी सेक्टर को चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, फिटनेस से रिलेटेड कुछ हो गया, इनोवेटिव सोच सकते हो। फिर हो गया एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, तो तुम फार्मर्स के लिए कुछ इनोवेटिव सोच सकते हो। तो ये एग्रीकल्चर में आ गया। फिर एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स हो गए, तुम अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स अपना खुद का बना सकते हो, जैसा कि फ्लिपकार्ट क्या है, एक ई कॉमर्शियल वेबसाइट है, तो अपना तुम खुद का भी एक वेबसाइट बना सकते हो। तुम्हारे पास कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं बेचने को, तो ठीक है। फिर कुछ ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में लगभग 98-99% लोग बैठते हैं। टियर 3 कॉलेजेस में तो लगभग 98% जनता बैठती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। फिर कोर कंपनीज़ आती हैं, जैसे कि कुछ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ आती हैं, टाटा स्टील, वेदांता, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील, फिर JSL, JSW, तो ये सब कुछ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो मोस्टली ये सब कंपनीज़ टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस दोनों में जाती है। जबकि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की बात करें तो ये मेनली टियर 2 कॉलेजेस में जाती है और टियर 3 कॉलेजेस में मुश्किल से 1 या 2 कंपनीज जाती हैं। तो तुम्हें ऑफ कैंपस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अप्लाई करना पड़ेगा अगर तुम टियर 3 कॉलेजेस को बिलोंग कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपना स्किल्स भी डेवलप करना होगा। जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स है, NX, कैटिया वगैरह, तो वो सब तुम्हें सीखना होगा। और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में ऑफ कैंपस तुम अप्लाई कर सकते हो। और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ये सब कुछ वेल रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं इंडिया में। फिर आता है बिजनेस ग्रुप कंपनीज़ जैसे कि रिलायंस, ABG, अडानी ग्रुप, फिर आता है टाटा ग्रुप। तो ये सब कुछ बिजनेस बेस्ड कंपनीज़ हैं जो कि जिनके बिजनेसेस सारे सेक्टर में फैले हुए रहे हैं, तो उन कंपनीज़ में भी जाने की सोच सकते हो। फिर सॉफ्टवेयर रोल्स लेकर के कुछ कंपनीज आती हैं, जैसे कि इसमें से ही ओरेकल किसी टियर 3 कॉलेजेस में कुछ कंपनीज चली जाती है जो कि सॉफ्टवेयर रोल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हो गया, एप्लीकेशन डेवलपर, वेब डेवलपर। तो
यहाँ तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो टियर 2 कॉलेजेस में तो बहुत सारी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज आती हैं, बट टियर 3 कॉलेजेस में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। फिर एनालिस्ट रोल्स हो गया, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। तो ये सब रोल्स क्या होता है कि ये सारी कंपनीज ही प्रोवाइड करती है, जो कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज, जो KPMG, डेलॉयट, PwC, JP Morgan, अर्नस्ट एंड यंग। तो ये सब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि एनालिस्ट रोल्स प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि डेलॉयट ही तुम्हारा कैंपस विजिट करेगी तो बिजनेस एनालिस्ट का रोल लेकर के आएगी। तो इन सब रोल्स के लिए भी तुम अप्लाई कर सकते हो। और एनालिस्ट का मेन काम होता है कि जो थर्ड पार्टी क्लाइंट है उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनका प्रॉपर प्लानिंग, मॉनिटरिंग ये सब करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और जो जनरल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, MS एक्सेल पे तो थोड़ा बहुत काम करने आना चाहिए, तो एनालिस्ट रोल में तुम जा सकते हो। और मेनली जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स है वो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, ठीक है। और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि कुछ IIT JEE प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी विज़िट करते हैं टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस को। तो जैसे कि तुम्हें अपना करियर स्टार्ट करना है टीचिंग में, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की सोच सकते हो। फिर आता है मास रिक्रूटर्स, जैसे कि TCS, निंजा, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। ये सब कंपनीज़ क्या होता है कि कम पैकेजेस में आती है, 3 to 4 lakhs पर एनम, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उठा के लेके जाती है। तो ऐसा मत सोचना कि ये सारी कंपनीज़ ख़राब है, जो कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट हो गया, इन TCS हो गया। तो ये सब कंपनीज़ में भी तुम अभी रिक्रूट होके चले जाओगे और अपने आप को अप स्किल करके मतलब बेटर जॉब पोजीशंस तुम पा सकते हो। इन सब कंपनीज़ में क्या हो गया, जैसे कि TCS निंजा है, TCS डिजिटल भी है, तो तुम TCS निंजा से TCS डिजिटल भी तुम स्विच कर सकते हो अगर अपने आप को उस अकॉर्डिंग अप स्किल किए हो तो। और फिर कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट वगैरह भी ये सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं। और जो MNCs की मैंने बात किया, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। आगे चल के देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है। और अब देखो, एफर्ट तो तुमको किसी में भी इक्वली लगाना होगा। अगर तुम्हें मास रिक्रूटर में ही तुम प्लेस होकर के चले जाते हो तो तुम्हें अच्छे पोजीशंस पे जाना है, तो उतना ही एफर्ट लगने वाला है। फिर तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो भी उतना ही एफर्ट लगेगा। फिर IT जॉब रोल्स हो गए, तो इसके लिए भी, इसमें भी जाने के लिए तुम्हें इक्वल एफर्ट लगने वाला है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसे तुम किसी डायरी में नोट कर सकते हो, या फिर अपने नोटबुक में लिख सकते हो, तो नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में इन डिटेल। तो अलग अलग कैटेगरी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स का एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे मैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स लिख दिया हूँ। गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, SSC JEE, RRB JEE, PSU एग्ज़ाम्स जैसे कि HPCL। फिर कुछ रिसर्च एग्ज़ाम्स भी अलग से होते हैं, जैसे कि ISRO अपना अलग एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। तो और बाकी जो अदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि DRDO हो गया, बार्क हो गया, वो सब गेट के थ्रू लेता है। बार्क अपना भी एग्ज़ाम लेता है, दोनों से वो लेता है, गेट से भी और अपना भी एग्ज़ाम ले करके, ठीक है। अब सेकंड के कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अगर तुम्हें MBA में इंटरेस्ट डेवलप होता है, पहले तो एक आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि क्या MBA है, क्या उसके मतलब करियर स्कोप है। तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो और तुम्हें पता चलेगा कि अगर MBA में तुम्हें इंटरेस्ट लगता है तो फिर कैट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करो। कैट हो गया,
जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, XLRI इंस्टीट्यूट्स है जो XLRI जमशेदपुर में है, तो वो सब इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जैट हो गया, बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम है। फिर स्नैप हो गया, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए। फिर IIFT हो गया, ये भी रेप्यूटेड MBA कॉलेज है। तो ये सब कुछ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। फिर एक टिस होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो भी बहुत ही अच्छा MBA कॉलेज है। और फिर अगर जनरल एग्ज़ाम्स की बात करें तो SSC CGL हो गया, बैंक जॉब्स, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये भी अपना ग्रेड B का पोस्ट निकालता है, जो कि जिसके सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत ही अच्छे होते हैं, इक्विवेलेंट टू जो हमारे IAS ऑफिसर्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं RBI वगैरह में। फिर नाबार्ड हो गया, ऑल्दो ये सब में क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम लिमिटेड होती है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है SSC CGL और बैंक जॉब्स में। ठीक, कंपटीशन तो वैसे सारे में होता है, बट इसमें क्योंकि सारे ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई करते हैं। अब कोई BSc करके आ रहा है वो भी इन एग्ज़ाम्स में अप्लाई करता है, कोई MBA कोई मतलब कि अदर कोर्सेज करके आ रहा होता है, जैसे BCom हो गया, तो वो सब भी इन सारे एग्ज़ाम्स में बैठता है, तो कंपटीशन बहुत हो जाता है। फिर सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विस अगर कम्प्लीटली तुम्हारा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो एटलीस्ट तुमको 2 से 3 साल उससे ज़्यादा ही बल्कि लगेंगे इसके प्रिपरेशन में। तो तुम अगर चाहो तो तुम पहले से ही सोच के आए हो कि मुझे UPSC के लिए प्रिपेयर करना है, तो तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में जितना टाइम तुम्हें मिलने वाला है, ये तुम्हें बाद में एक बार कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब में चले जाओगे फिर तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी का जो कॉलेज फेज़ है ये सबसे बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन के लिए, इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, फिर स्टेट PSC हो गया, जो लोग अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। स्टेट पब्लिक सर्विसेज, तुमको अपने स्टेट में रह करके काम करना है। अब बहुत लोगों का होता है कि उन्हें घर से ज़्यादा दूर जाने का मन नहीं करता है, घर के पास ही वो कोई जॉब लेना चाहते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विसेज तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर भी, ये भी बहुत ही वेल रेप्यूटेड जॉब है, जो टेक्निकल के एग्ज़ाम्स के थ्रू है आता है। स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ही है, इक्विवेलेंट टू अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ठीक है, और तो काफ़ी रेप्यूटेड जॉब्स हैं। फिर आर्म्ड फोर्सेस हो गया, इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये भी एक मतलब वो सोचते ही नहीं है इस डायरेक्शन में कि ये भी एक कैटेगरी का एग्ज़ाम है, जबकि ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सबसे बेस्ट कल्चर तुम्हें देखने को मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस में। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर करने की सोच सकते हो। इसमें क्या है कि रिटन एग्ज़ाम ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू तुम्हारा इसमें 5 दिन का होता है, SSB होता है 5 दिनों का, और रिटन एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर तुम्हारा ठीक ठाक प्रिपरेशन है तुम आराम से निकाल लोगे इसमें रिटन एग्ज़ाम, जबकि ये सब में क्या है कि तुम्हें जो रिटन एग्ज़ाम है कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कुछ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है जैसे कि कैट हो गया, तो इसके थ्रू क्या है कि मतलब तुमने जो रिटन एग्ज़ाम दिया तुम्हारा कुछ परसेंटाइल आया उस पर तो डिपेंड करेगा ही। फिर उसके साथ ही तुम्हें जो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है 10th और 12th में उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके अलावा जो तुम्हारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इंटरव्यू का भी इसमें अच्छा वेटेज रहता है। अगर तुम्हें IIM जैसे कॉलेज में जाना है, IIM ABC अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, फिर और भी अच्छी रेप्यूटेड IIMs हैं, तो उसमें अगर तुम्हें जाना है तो MBA तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि मैं बोलूँगा कि इसमें बस 20% रिटन एग्ज़ाम का वेटेज होता है। ठीक है, और तुम्हारा जो 80% होता है वो इंटरव्यू का वेटेज होता है। 5 दिन का तुम्हारा इंटरव्यू होगा या SSB होगा, उसमें तुम्हारा अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कराया जाएगा, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स भी उसमें देखा जाएगा। तो
20% तुम्हारा रिटर्न हो गया, ठीक है, और 80% तुम्हारा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि इन सब में क्या है कि इंटरव्यू में तुम्हारा डिपेंड करेगा वही, मतलब 20 से 30% तुम्हारा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारा क्या पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है। फिर गेट जैसे एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें कुछ PSUs होती हैं, जैसे कि NTPC हो गया। तो NTPC कम्प्लीटली गेट स्कोर के बेसिस पे, तो क्या होता है कि NTPC जैसी PSUs हैं तो वो गेट स्कोर के ही बेसिस पे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेती है। बट कुछ PSUs होते हैं जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, तो उसमें 15% तुम्हारा इंटरव्यू वेटेज रहता है, 85% तुम्हारा गेट मार्क्स का वेटेज रहता है, और जो 15% है वो तुम्हारा इंटरव्यू का वेटेज रहता है। तो अलग अलग कैटेगरी के PSUs है, कुछ PSUs इंटरव्यू लेती है, कुछ PSUs इंटरव्यू नहीं लेती है। बट मैक्सिमम PSUs में जो तुम्हारा इंटरव्यू का वेटेज है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 10 to 15% ही होता है। बाकी तुम्हारा गेट में तुम कैसा परफॉर्म करोगे, मतलब 90% उसके ऊपर डिपेंड करता है रिटन एग्ज़ाम में। फिर ये दोनों जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए तुम कंबाइंड प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मान लो कि ये दोनों एप्टीट्यूड बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो MBA एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर तुम इतना इसके लिए अगर तुम प्रिपेयर कर लिए तो तुम इन सब एग्ज़ाम्स में भी बैठ सकते हो। फिर इसके अलावा तुम अपने कैंपस प्लेसमेंट्स में भी तुम्हारे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर तुम मतलब ये सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो। फिर सिविल सर्विसेज में तो तुम्हारा कम्प्लीटली अलग ही, तुमको सारा सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। और इसके लिए तो तुम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना। अगर तुम सोच के आए हो कि हाँ जाना है तो इसी में जाना है, तो फर्स्ट ईयर से तुम्हें स्टार्ट करना होगा प्रिपरेशन। फिर आर्म्ड फोर्सेस मैंने बोल ही दिया कि इंटरव्यू के ऊपर बहुत मतलब डिपेंडेंट है। तो तुम्हारे जो कॉलेज क्लब्स है उसके ऊपर उसमें पार्टिसिपेट करो, जो भी फंक्शंस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स तुम अपना इम्प्रूव करो। तो मतलब इन सब एग्ज़ाम्स में तुम एक बार ग्रेजुएट हो जाओगे तो इन सब एग्ज़ाम्स के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस में भी जा सकते हो। जो तो अपना इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ये सब कितने रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि गेट के थ्रू क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे कि इंडियन ऑयल का हो गया, ठीक है, ONGC का हो गया। तो ये सब में क्या होता है कि ये इसमें 85% गेट स्कोर का वेटेज होता है। और फिर कुछ एग्ज़ाम्स हो गए जैसे कि NPCIL हो गया, ठीक है, बार्क हो गया, ये सब में जो इंटरव्यू का वेटेज होता है ना वो 100% होता है। तो कोई मान लो कि तुम्हारा रैंक अगर उतना अच्छा नहीं भी आया, 1000 to 1500 आया, फिर भी तुम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके ये सब ऑर्गेनाइजेशन में चाहो तो जा सकते हो, ठीक। बट ये सब लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन ही है, बस NPCIL और बार्क में तुम्हारा 100% इंटरव्यू का वेटेज होता है, ठीक। फिर इंडियन ऑयल ONGC में गेट मार्क्स का बहुत अच्छा वेटेज होता है। फिर कुछ CIL हो गया, NTPC हो गया। तो ये सब में क्या है कि 100% तुम्हारा गेट मार्क्स का वेटेज रहता है। इंटरव्यू का तुम्हारा परसेंटेज 0% होता है, नो इंटरव्यू, ठीक है। तो ये 3 अलग कैटेगरीज के PSUs हैं। फिर और बात करें तो जो सिविल ब्रांच है अपना, जो सिविल ब्रांच है उसके लिए जो ये सब टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। जैसे स्टेट AE हो गया, ESE हो गया, SSC JE हो गया, ये सबसे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है सिविल के लिए। फिर गेट की बात करें तो सिविल के लिए कम वैकेंसीज निकलती है। तो ये तो सिविल का सिनेरियो हो गया।
ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें तो गेट के थ्रू काफ़ी सारी PSU वैकेंसीज निकलती हैं। फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कम निकलती है वैकेंसीज। जस्ट अपोजिट जो सिविल का है वो सारी चीज़ें जो मेजर ब्रांचेस है उसमें एप्लीकेबल है, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, ठीक है। और फिर तुम चाहो तो किसी 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एक साथ कर सकते हो। ये सारी तो अगर अलग अलग कैटेगरीज़ की एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। ये 4 में मैं बोलूँगा कि किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, ठीक। अब तुम जैसे कि टेक्निकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा गेट प्रिपरेशन ही मान लो कि तुम कर रहे हो, तो ये मेजर एग्ज़ाम है, इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करना है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में तुम बैठ सकते हो, ठीक। फिर MBA एग्ज़ाम्स की बात करें तो अगर तुम कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो तुम सारे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो, फिर सारे जनरल एग्ज़ाम्स में भी बैठ सकते हो। और फिर मतलब मेजर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, जैसे कि गेट ESE इसमें हो गया, कैट हो गया, लेकिन किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, ठीक। जैसे कि ये कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक। फिर ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया, किसी एक ही कैटेगरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब तुम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करोगे, तुम्हें इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा सब्जेक्ट तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये अलग कैटेगरी का एग्ज़ाम हो गया। इसके साथ तुम अगर टेक्निकल एग्ज़ाम की सोचोगे तो प्रिपरेशन तुम नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है ये सब एग्ज़ाम्स का। फिर लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम चाहो तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स जैसे कि गेट के साथ आर्म्ड फोर्सेस को कंबाइन कर सकते हो। इसमें क्या है कि रिटन का उतना वेटेज नहीं, मतलब रिटन एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है इसमें, तो कंबाइन कर सकते हो। अब जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस तुम कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसमें तुम अप्लाई करोगे, तो तब तक तुम गेट के लिए प्रिपेयर करो और थोड़ा बहुत अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करो आर्म्ड फोर्सेस के लिए, तो दोनों को तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक। तो आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, तो इन तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम्स के साथ तुम आर्म्ड फोर्सेस को भी एक ऑप्शन बना सकते हो, ठीक। तो ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ये अलग कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक। इन तीनों के साथ तुम आर्म्ड फोर्सेस को कंबाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा उसमें जाने का इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ के कैटेगरीज़ को। तो प्राइवेट कंपनीज़ को हम लोग दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हो गया कि स्टार्टअप कंपनीज़ और MNCs हो गए, और दूसरा कैटेगरी हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ और सर्विस बेस्ड कंपनीज़। तो दोनों कैटेगरीज़ को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टअप्स कंपनीज़ और MNCs में क्या डिफरेंस है, स्टार्टअप कंपनीज़ के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ओला हो गया, उबेर, क्रेड, तो ये सब कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। फिर MNCs हो गए जो मतलब वेल रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, सारे मतलब मल्टीनेशनल उनका नेटवर्क है, जैसे अमेजन, गूगल, IBM, तो ये सब कुछ MNCs हैं। तो स्टार्टअप कंपनीज़ और MNCs में वर्क करने का क्या प्रॉस कॉन्स होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप कंपनीज़ में क्या होता है कि डायनेमिक और इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है। तुम कुछ इनोवेटिव सोच रहे हो तो तुम्हें वहाँ पे सुना जाता है, जबकि MNCs में भी तुम कुछ इनोवेटिव सोच रहे हो तो मतलब तुम्हारा भी एक सेइंग रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना स्टार्टअप कंपनीज़ में होता है। स्टार्टअप कंपनीज़ का जो साइज़ होता है वो कम होता है, मतलब लेस वर्क फोर्स होता है, और MNCs में ज़्यादा वर्क फोर्स होता है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। स्टार्टअप कंपनीज़ में क्या होता है कि थोड़ा रिस्क होता है और हो सकता है कि स्टार्टअप फेल कर जाए, तो इसीलिए इसमें लेसर स्टेबिलिटी होता है। अगर तुम ग्रोथ वाइज देखोगे तो स्टार्टअप कंपनीज़ में ज़्यादा ग्रोथ होता है, फास्ट करियर प्रोग्रेशन, और MNCs में थोड़ा स्लो एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप कंपनीज़, थोड़ा स्लो लिमिट करियर प्रोग्रेशन होता है। और स्टार्टअप कंपनीज़ में क्या होता है कि तुम्हें डाइवर्स रिस्पॉन्स ज़्यादा
अलग अलग तरह के तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने को मिल सकते हैं, अलग अलग जॉब रोल्स में तुम जा सकते हो और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकते हो। लेकिन एमएनसीज़ में क्या है कि लिमिटेड जॉब रोल ही होता है। अगर तुम एसडी रोल के लिए तुम हायर किए गए हो तो उसी रोल में ही तुम रह पाओगे, ठीक है। फिर स्टार्टअप कंपनीज़ में क्या होता है कि तुम्हारे काम को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, तुम कुछ अच्छा काम किए हो। एमएनसीज़ में क्या होता है कि मतलब टीम वर्क होता है, तो सभी को रिकॉग्निशन मिलता है और हो सकता है तुम्हें थोड़ा इसमें कम रिकॉग्निशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप्स, अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो। फिर ज़्यादा फ्रीडम होता है स्टार्टअप कंपनीज़ में, तुम अपना जो भी आइडियाज़ हैं उसको तुम पिच कर सकते हो विथ मोर फ्रीडम। बट एमएनसीज़ की बात करें तो इसमें कम फ्रीडम होता है। और फिर वर्कलोड की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टार्टअप कंपनीज़ में एज़ कम्पेयर टू एमएनसीज़। फिर ये कंपनी टू कंपनी ये वैरी करता है। वर्कलोड किसी स्टार्टअप्स में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, एमएनसीज़ में किसी में ज़्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, ठीक है। और फिर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ में पर यहाँ पे काम करने को तुम्हें मतलब यहाँ पे कम रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे काम करने के लिए स्टार्टअप्स में, जबकि एमएनसीज़ क्योंकि वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई वगैरह है, यहाँ पे तुम्हें वो सब सॉफ्टवेयर्स तुम्हें यूज़ करने को मिल जाएगा। और रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजीज़ एमएनसीज़ में ज़्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टअप कंपनीज़ जो कि इंडिया में है उनके कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ और एमएनसीज़ के कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, तो इसे नोट डाउन कर लो। और ये अलग अलग कैटेगरी के कंपनीज़ हैं। स्टार्टअप्स वो कंपनीज़ हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा स्टार्ट किया था या फिर कुछ ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया था और फिर बाद में मतलब ये सब अभी बिल्डिंग फेज़ में, जबकि एमएनसीज़ इंडिया के बाहर भी है, मल्टीनेशनल है। तो अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे तो जो एमएनसीज़ हैं इनमें काम करना ज़्यादा बेटर होता है। बट हाँ, तुम्हारे जॉब रोल के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा जॉब रोल स्टार्टअप कंपनीज़ में ज़्यादा है, तुम्हें सैलरी ज़्यादा अच्छी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू एमएनसीज़, जैसे कि कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट में कुछ मतलब जो अच्छी जॉब रोल्स नहीं है वो तुम्हें मिल रही है, तो उसके ऊपर तुम स्टार्टअप्स को प्रेफर करो जिसमें ज़्यादा तुम्हें पैकेज मिल रहा है, उसमें ट्राई करो जाने का। अगर मान लो कि दोनों में सेम पैकेज मिल रहा है तो एमएनसीज़ को प्रेफर करो, क्योंकि इसमें जॉब स्टेबिलिटी भी है और साथ में मतलब मेनली इसमें जॉब स्टेबिलिटी है। और जो तुम्हारा ऑब्वियसली इधर तो ले ऑफ्स हुआ है, बट एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप्स इसमें ले ऑफ के चांसेस कम होते हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स को तुम चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में और एक सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ है जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और डायरेक्टली वो कस्टमर्स को बेचती है, ठीक है। और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ है जो कि अपनी सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। तो आईटी सर्विसेज हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो ये विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर, डेलॉयट, ये सब आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर कंसल्टिंग सर्विसेज में भी अलग अलग कैटेगरी के सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, तो ये सब केपीएमजी हो गया, जेपी मॉर्गन, डेलॉयट भी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर प्रोफेशनल सर्विसेज पीडब्ल्यूसी हो गया। फिर अकाउंटिंग सर्विसेज अर्न्स्ट एंड यंग, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, रिस्क कंसल्टिंग, टेलीकॉम सर्विसेज। तो इसमें से जो कुछ अकाउंटिंग सर्विसेज वाली कंपनीज़ है ये ज़्यादातर अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया या फिर कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, तो ये सब
एमबीए वाले लोगों को ज़्यादा करके लेती है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेती है, ये जो अर्न्स्ट एंड यंग हो गई। तो फिर भी ये कुछ जॉब रोल्स के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस को विज़िट करती हैं। और अगर बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की, तो गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, सारे के सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो मैं बोला था, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो अगर मुझसे अगर तुम जनरली पूछो कि किस कंपनी में जाना ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी स्टेबिलिटी होती है, सैलरी वगैरह अच्छे मिलते हैं। जबकि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ मतलब ऐसे जॉब रोल्स लेके आती हैं जिनके सैलरी कम पैकेजेस में लेकर के जाती है स्टूडेंट्स को। तो ये डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू सम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़। तो उन कंपनीज़ में भी जाने की सोच सकते हो, तो इसे नोट डाउन कर लो। अब कुछ मैं माइनर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूँगा, जैसे कि आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हो गया। किसी को आर्ट्स एंड कल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है तो कॉलेजेस में आर्ट्स क्लब होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह ये सब में भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। हालांकि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, बट जिनका पैसन होता है कि उसे इस फील्ड में जाना है, तो वो भी मतलब इन सब आर्ट्स एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करते हैं। फिर एक तो लेसर अपॉर्चुनिटीज़ है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बात किया। फिर आपका गुड एक्सपर्टाइज होना चाहिए उस फील्ड में, वो भी एक बात है। फिर ऑल्दो तो हार्डवर्क तो आपको सारे फील्ड में करना पड़ेगा। आप किसी भी करियर स्कोप को उठा के देख लो, अगर कहीं भी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो इक्वल अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आपको लगेगा। अब कोई इसी में ही जा रहा है तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ हार्डवर्क उसे लगने वाला है, ताकि वो एक अच्छा एक्सपर्टाइज इसमें डेवलप कर सके। ठीक है। फिर किसी को अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकता है, बीएड करके स्कूल में टीचिंग कर सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे अनअकैडमी हो गया, तो वो उसे टीचिंग में पैसन है तो वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। फिर एनजीओज़ हो गए, तो अगर किसी का पैसन है कि वो सोशल सर्विसेज में उसे काम करना है, उसे सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए काम करना है, तो एनजीओज़ में भी जाते हैं। फिर फ्रीलांसिंग हो गया, फ्रीलांसिंग जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो गया, तो ये सब कुछ एरियाज़ हैं लाइक वीडियो एडिटिंग। ठीक है, तो इन सब भी एरियाज़ में जाते हैं। कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये सब क्या है कि पैसन ड्रिवन करियर स्कोप्स हैं, पैसन ड्रिवन करियर स्कोप्स। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें उतनी अच्छी सैलरी ना मिले, फिर भी आप जो काम है उसको एंजॉय कर रहे हो, तो फिर और क्या चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ क्या पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को चूज़ करने के लिए, या फिर
किसी भी करियर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। तो एग्ज़ाम को चूज़ करने के लिए कुछ करियर ऑप्शंस हैं, जैसे मतलब कुछ ऑप्शंस हैं जैसे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गया, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उस एग्ज़ाम में निकल रहे हैं। तो अगर वैकेंसीज़ ही नहीं निकल रही हैं तो फिर उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना फिजिबल नहीं है। ठीक, फिर एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है तुम उसके साथ कंपैटिबल हो या फिर नहीं। और वेटेज क्या है रिटन और इंटरव्यू का, किसी किसी में रिटन का ज़्यादा वेटेज होता है, किसी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू का ज़्यादा वेटेज होता है। तो तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारा अगर रिटन स्ट्रेंथ है तो उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हो, और तुम्हारा स्ट्रेंथ अगर इंटरव्यू है तो उन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हो। ठीक, तो स्ट्रेंथ्स की बात मैंने बोल दिया। फिर सैलरी हो गया, क्या सैलरी तुम्हें मिल रहा है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कितना सैलरी तुम्हें मिल रहा है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, अब जो आइडियल वर्किंग आवर्स है वो 8 आवर्स हैं। तो मान लो कि कोई कंपनी तुमसे 14-15 घंटे काम करवा रही है, तो कितना भी सैलरी देगा तो तुम क्या वहाँ पे रहोगे, नहीं रहोगे। ठीक है, और जॉब लोकेशन हो गया, किसी किसी को अपने घर के पास ही रह करके काम करना है तो उसके लिए स्टेट पीएससी जैसे ऑप्शंस हो गए तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर प्रमोशंस हो गए, क्या प्रमोशन पॉलिसी है कंपनी की। फिर पर्सनल एंड करियर ग्रोथ, एक अपना पर्सनल ग्रोथ भी होता है कि तुम्हारे स्किल्स इन्हांस होंगे, और मतलब एक अपना पर्सनल और करियर ग्रोथ होना चाहिए उस जो भी तुम जॉब में जाओगे। ठीक है, फिर नाइट शिफ्ट्स हो गए, नाइट शिफ्ट को लेकर के कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो पीएसयूज़ और जो कोर कंपनीज़ हैं इनमें क्या होता है कि नाइट शिफ्ट्स होती हैं। तो 3 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और एक नाइट शिफ्ट। तो कुछ लोग होते हैं कि जो नाइट शिफ्ट को लेके कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी ये भी एक फैक्टर है जो तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर पैशन और इंटरेस्ट हो गया, क्या तुम्हारा क्या पैशन रहा है स्टार्टिंग से, तो उससे भी तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। अब किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो उसमें अपना करियर बना सकता है। ठीक है, फिर किसी को एमबीए करने का इंटरेस्ट है तो वो एमबीए कॉलेजेस में के लिए प्रिपेयर कर सकता है। फिर क्या प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है आपका, वो भी डिसाइड करता है। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, तो जैसे कि जो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं बोला था, तो अगर आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच सकते हो। फिर जॉब सिक्योरिटी आता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज़। प्राइवेट कंपनीज़ में कभी कभी रिसेशन वगैरह आता है तो ज़्यादा ले ऑफ्स होते हैं। ऑल्दो जो अच्छी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें ले ऑफ के चांसेस कम होते हैं और अच्छी सैलरी होती है। तो कुछ लोग प्राइवेट कंपनीज़ जो एमएनसीज़ हो गए उनको गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी प्रेफर करते हैं। तो ये पैरामीटर मत रखना कि कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब है, इस तरह से सेग्रीगेशन मत करना। कुछ प्राइवेट जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स से भी अच्छी होती है। ठीक है, और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छी है तो वहाँ पे तुम जाने की सोच सकते हो। ठीक है, और अच्छी सैलरी दे रही है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, जितने भी पैरामीटर्स मैंने बोले सारे मैच हो रहे हैं उस कंपनी के साथ, तो फिर उस कंपनी में जाने की सोच सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जूनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी डाउट होता है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सॉल्व करूँगा।